एक बहुत ही सरल से दिखने वाले 8 अक्षरों के मंत्र बाबा नाम केवलम के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की पड़ताल करना है। इसे अलग अलग एकेडमिक और आध्यात्मिक पैमानों पर कसा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये हमारा रोड मैप रहेगा। हम इस मंत्र को मनोविज्ञान, माइक्रोविटा, न्यूरोसाइंस और एपिजेनेटिक्स के नजरिए से देखेंगे। सच कहें तो ये रोड मैप एक प्रिज्म की तरह है जो ये साफ कर देगा कि कैसे अलग अलग वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शाखाएं दरअसल एक ही घटना की बात कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, बाबा नाम केवलम का वास्तविक परिचय और इसके पीछे का ब्रह्मांडीय विचार यानी कॉस्मिक आइडिएशन। देखिए, सबसे अहम बात ये समझना है कि ये सिर्फ गूंजने वाली कोई ध्वनि या अकूस्टिक्स नहीं है। इसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि में केवल परम प्रेम ही व्याप्त है। ये अपने आप में एक सक्रिय विचार है। आनंद मार्ग के अनुसार जब इसका कीर्तन होता है तो ये हमारी सोच को एक सीमित दायरे से निकालकर पूरे ब्रह्मांड की चेतना के साथ जोड़ देता है। अब आगे बढ़ते हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि कैसे ये मंत्र मानव मस्तिष्क के भीतर एक शक्तिशाली मोमेंटम तैयार करता है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP इस पूरी प्रक्रिया को बड़ी ही सटीकता से मैप करता है। होता क्या है कि हर चीज एक विचार से शुरू होती है, जो भावना में बदलती है, फिर व्यवहार में झलकती है और अंततः एक परिणाम देती है। जब इन शब्दों को बार बार दोहराया जाता है तो अवचेतन मन की मानो एक नई प्रोग्रामिंग होने लगती है। NLP की भाषा में इसे पॉजिटिव इमोशनल एंकरिंग कहा जाता है और इसका सीधा असर सोच के तरीके पर पड़ता है। लगातार अभ्यास से मन का गियर बदल जाता है। नकारात्मक विचारों और डर से भरी सोच पीछे छूटने लगती है और मन पूरी तरह से प्रेम और एकत्व की भावना पर केंद्रित हो जाता है। यह एक ऐसा शिफ्ट है जो अवचेतन में बैठे गहरे भावनात्मक पैटर्न को जड़ से बदल देता है। योग मनोविज्ञान का एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है, यद भावम तद भवति। मतलब मन लगातार जिस चीज का चिंतन करेगा वो धीरे धीरे बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। ये समझना सचमुच रोमांचक है कि आधुनिक NLP आज जिस रीप्रोग्रामिंग की बात कर रहा है, प्राचीन योग मनोविज्ञान सदियों पहले से ही उसी कॉन्सेप्ट को समझाता आ रहा है। सरल शब्दों में कहें तो यह अभ्यास हमारे कच्चे मनोवैज्ञानिक डेटा को फिल्टर करता है। मानसिक वृत्तियों को एक सकारात्मक दिशा मिलने से डर और गुस्सा कम होने लगता है, एकाग्रता बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, ये मन को बाहर के शोर शराबे से हटाकर भीतर की ओर और अंततः सर्वोच्च सत्ता की ओर मोड़ देता है। चलिए मनोविज्ञान से एक कदम और गहरे चलते हैं माइक्रोबायोटा के सूक्ष्म विज्ञान की ओर। यह पदार्थ और मन के बीच का एक बेहद दिलचस्प सेतु है। माइक्रोविटम इन अ नटशेल के इस आकर्षक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये पदार्थ और चेतना को जोड़ने वाली एक अदृश्य परत है। माइक्रोविटा इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने बारीक कि वे एक ही समय में हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर एक साथ काम करते हैं। और कीर्तन का अभ्यास इन सकारात्मक सूक्ष्म संस्थाओं के लिए बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है। जब भीतर प्रेम और सार्वभौमिकता की तरंगे उठती हैं, तो एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनता है जो और भी अधिक सकारात्मक माइक्रोविटा को अपनी ओर खींचता है। नतीजा एकदम स्पष्ट सोच और गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा। सूक्ष्म विज्ञान से निकलकर अब न्यूरोसाइंस के ठोस और भौतिक साक्ष्यों की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे दिमाग के भीतर इसका कैसा असर मापा जा सकता है। विज्ञान का डेटा यहाँ बिल्कुल साफ है। लयबद्ध कीर्तन सचमुच मस्तिष्क के ब्लड फ्लो और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बदल देता है। ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाता है, जो हमारे फोकस और निर्णय लेने का केंद्र है, और साथ ही ये एमिगडेला को शांत कर देता है, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है। यानी कार्यक्षमता पूरी तरह से अपग्रेड हो जाती है और तनाव का सिस्टम शांत पड़ जाता है। अब इस जैविक नजरिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और शरीर के भीतर होने वाले रासायनिक और जेनेटिक बदलावों पर नजर डालते हैं। सच कहें तो ये शरीर के अंदर रसायनों की एक पूरी सिम्फनी है। कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन नीचे जाता है, वहीं सेरोटोनिन और डोपामाइन ऊपर जाते हैं, जिससे शांति और उत्साह बढ़ जाता है।
और अगर सामूहिक कीर्तन हो रहा हो तो ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन का ऐसा स्राव होता है जो एक गहरे अपनेपन और आनंद का एहसास कराता है। शरीर में हो रहे इतने बड़े रासायनिक बदलावों को देखकर एक बहुत ही लाजमी और बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पूरी प्रक्रिया इतनी गहरी हो सकती है कि ये मानव डीएनए तक को बदल दे? एपिजेनेटिक्स इसका बहुत ही शानदार जवाब देता है। नहीं, ये डीएनए के मूल कोड को तो नहीं बदलता, लेकिन ये जीन एक्सप्रेशन को जरूर बदल देता है। तनाव कम होने, नर्वस सिस्टम के शांत होने और हार्मोन के संतुलित होने से ये तय होता है कि कौन सा जीन ऑन रहेगा और कौन सा ऑफ। हमारी भावनाएं हमारे जैविक भविष्य को इस स्तर तक प्रभावित करती हैं, है ना कमाल की बात? तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने महासंश्लेषण या ग्रैंड सिंथेसिस की ओर बढ़ते हैं। हमारी पूरी पड़ताल ये ही दिखाती है कि प्राचीन योगी और आज के वैज्ञानिक असल में बिल्कुल एक ही परिवर्तनकारी घटना का वर्णन कर रहे हैं, बस उनकी शब्दावली अलग है। कोई इसे रीप्रोग्रामिंग कह रहा है, कोई वृत्तियों का शुद्धिकरण, तो कोई नर्वस सिस्टम का नियंत्रण, लेकिन जो अनुभव है, जो मूल परिणाम है, वो बिल्कुल एक है। और यही वो अंतिम एकीकृत सूत्र है। बाबा नाम केवलम के एक मंत्र से शुरू होकर चेतना के विस्तार तक का एक बिल्कुल सटीक सफर। मंत्र से विचार बदलते हैं, विचारों से भावनाएं बदलती हैं, उससे हार्मोन बैलेंस होते हैं, गहरी मानसिक शांति मिलती है और अंततः चेतना अपनी सीमाओं को पार कर जाती है। इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर महज 8 साधारण अक्षर मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करने, हार्मोन को संतुलित करने और जीन एक्सप्रेशन तक को बदलने का जैविक और आध्यात्मिक चमत्कार कर सकते हैं, तो दिन भर जो शब्द हम चुपचाप अपने मन में दोहराते रहते हैं, वे हमारे शरीर और चेतना के लिए कैसी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। हमारे आंतरिक संवाद का वजन बहुत बहुत अधिक है। ये निश्चित रूप से गहराई से सोचने वाला विषय है।